वन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैं सोशल रिसर्च के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ और आज की वीडियो में मैं सैम्पलिंग डिज़ाइन को, सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स को एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करूँगी। सो अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय डिफाइनिंग पॉपुलेशन एंड सैम्पल। देखिए पॉपुलेशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, population is a collection of people, events and objects whose characteristics are to be studied. Population का मतलब होता है collection of people, इवेंट्स का या ऑब्जेक्ट्स का वो कलेक्शन जिसको आप स्टडी कर रहे हो। यानी एक तो आबादी नॉर्मल होती है, एक वो आबादी जिसको आप अपनी रिसर्च में स्टडी कर रहे हैं, वो आपकी पॉपुलेशन होती है। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो वो तमाम प्रोफेसर्स आपके लिए पॉपुलेशन होंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल कोरोना पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो वो तमाम पेशेंट्स आपके लिए आपकी पॉपुलेशन होंगे। और सैम्पल क्या होता है, क्योंकि आप ओवरऑल इतनी लार्ज साइज़ पॉपुलेशन को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, एक साथ उनसे डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन में से कुछ एक ख़ास प्रोपोर्शन को निकाल लेते हैं और उस ख़ास प्रोपोर्शन के ऊपर आप स्टडी करते हैं और फिर उसके रिजल्ट्स को आप जनरलाइज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर इस टाइम पाकिस्तान में कितने कोरोना के पेशेंट्स होंगे, तो अगर मैं तमाम पेशेंट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करूँ, इट वुड बी वेरी टाइम टेकिंग। तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ पेशेंट्स ले लूँगी और उनके ऊपर रिसर्च करके रिजल्ट्स को तमाम पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करूँगी। सिमिलरली अगर मैं यूनिवर्सिटी टीचर्स के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ तो तमाम, मिसाल के तौर पे अगर 5000 टीचर्स हैं तो मैं उन तमाम से डाटा कलेक्ट नहीं कर सकती, तो मैं कुछ टीचर्स से डाटा कलेक्ट करके और जो उनके रिजल्ट्स होंगे उनको ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर दूँगी। तो सैम्पल का मतलब होता है स्मॉल प्रोपोर्शन। यानी जैसे यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में CRs होते हैं ना, कि टीचर अब सारे स्टूडेंट से एक साथ बात नहीं कर सकता, तो टीचर क्या करता है, 1 या 2 CR बना देता है। उन CRs को सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन सेंड करता है और CR से ही सारी इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, तो वो CR रिप्रेजेंटेटिव होता है ओवरऑल क्लास का। इसी तरह से सैम्पल भी ओवरऑल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसके ऊपर रिसर्च की जाती है, जिसको स्टडी किया जाता है और फिर तमाम रिजल्ट्स को ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे मज़ीद डिटेल में सैम्पलिंग पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सैम्पलिंग एक सिस्टमेटिक मेथड है, किस चीज़ का, जिसके थ्रू आप अपने रिस्पोंडेंट्स को या सब्जेक्ट्स को जिनको आपने स्टडी करना होता है उनको सिलेक्ट करते हैं। यानी जैसे मैंने आपको CR की मिसाल दी थी, तो CR को भी टीचर तो ऐसे नॉर्मली सिलेक्ट कर लेता है ना, लेकिन अगर मैंने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के ऊपर बात की थी तो उन प्रोफेसर्स को अपनी मर्ज़ी से नहीं चूज़ करेंगे, बल्कि आप देखेंगे डिफरेंट ख़ास किस्म के मेथड्स होंगे जिसके थ्रू आप उस सैम्पल को बाहर निकालेंगे पूरी पॉपुलेशन में से, और वो मेथड सैम्पलिंग कहलाता है। इट इज़ अ की ऑफ जनरलाइजिंग फ्रॉम सैम्पल टू लार्ज पॉपुलेशन। ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप सैम्पल से फिर जो भी रिस्पोंडेंट्स आते हैं, जो भी रिजल्ट्स आते हैं, उसको जनरलाइज कर देते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन पे। इट इज़ अ प्रोसेस विच गिव्स एवरी पर्सन इक्वल चांस टू गेट सिलेक्टेड। ये वो तरीक़ाकार है जिसमें हर रिस्पोंडेंट को, जिसको आपने स्टडी करना है, उसको मौका मिलता है कि वो सिलेक्ट हो सके और आप उससे डाटा कलेक्ट कर सकें। इट गिव्स एक्यूरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन विद 0 to few चांसेस ऑफ एरर। और सैम्पलिंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप सैम्पल निकाल के स्टडी भी कर लेते हैं और एरर के चांसेस 0 होते हैं या एटलीस्ट कम होते हैं, क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की। देखिए टाइप्स 2 तरह की हैं और इन 2 के अंदर 4 सब टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब आप जानते हैं, चांसेस, यानी कि ऐसी सैम्पलिंग जिसमें तमाम के पास इक्वल चांसेस हों, और नॉन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का अपोजिट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। ये वो सैम्पलिंग है जिसमें रैंडम सिलेक्शन होती है, यानी तमाम रिस्पोंडेंट्स के पास इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही चांस होता है, यानी जहाँ पर तमाम रिस्पोंडेंट्स के पास इक्वल चांसेस हैं, इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और ये एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इसमें आप अपनी मर्जी नहीं चला रहे हैं, बल्कि साइंटिफिक तरीके से सबको इक्वल चांस दे रहे हैं। ये क्वांटिटेटिव रिसर्चेस के अंदर इस्तेमाल होता है और ये साइंटिफिक तरीक़ेकार है। साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि सबके पास इक्वल चांसेस हैं, कहीं पर रिसर्चर की मर्जी नहीं चल रही है। अब बात करेंगे फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग।
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की पहली सब टाइप है। इसमें क्या होता है कि आप सिंपल रैंडम तरीके से किसी को भी चूज़ कर लेते हैं और इसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे मतलब एक तरीक़ाकार होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे अगर आप स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो पहले आप लिस्ट बना लेंगे स्टूडेंट्स की। उसके बाद आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 300 या 100 स्टूडेंट्स हैं तो आप एक नंबर दे देंगे और उसके अलावा आप उनको सिंपली जो है ना वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर लॉटरी होती है ना, लॉटरी में सबके पास इक्वल चांसेस होते हैं, या कंप्यूटर जनरेटेड नंबर होते हैं उनमें सबके पास इक्वल चांसेस होते हैं, तो आप सबको इक्वल चांस देंगे, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। जैसे कुरानदाजी वगैरह होती है ना, उसमें चिट्स होती हैं तो सबके पास इक्वल चांसेस होते हैं, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही मेथड है सिंपल रैंडम का। फिर आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आप फार्मूला अप्लाई करते हैं K=N/S, जिसमें N का मतलब होता है आपकी टोटल पॉपुलेशन, S का मतलब होता है आपका सैंपल, और K का मतलब होता है जो भी आपने इंटरवल निकालना है। यानी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में होता क्या है कि इंटरवल्स के थ्रू, एक ख़ास किस्म के गैप्स के थ्रू आप रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। A type of probability sampling in which every kth unit in a list is selected for inclusion in the sample। इसमें क्या होता है, हर kth मेंबर के एक नंबर दे दिया गया है, सपोज कर लिया गया है, हर kth मेंबर को आप सिलेक्ट करते हैं। K का मतलब है इक्वल गैप। अब वो K कोई भी नंबर हो सकता है। अब आप उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, जो आपका साइज़ ऑफ पॉपुलेशन है उसको अपने डिज़ायर्ड सैंपल से आप डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास kth मेंबर आ जाता है। मिसाल के तौर पे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि मिसाल के तौर पे आपकी टोटल पॉपुलेशन है 35 और आपका डिज़ायर्ड सैंपल जो आपने सोचा हुआ है कितने लोगों से डाटा लेना है वो है 12। तो आप क्या करेंगे, इस 35 को 12 से डिवाइड कर देंगे, जो नंबर आएगा, जैसे 2.9 आ रहा है, 2.9 का मतलब राउंड ऑफ करके 3 आ रहा है। तो अब इस लिस्ट में से हर तीसरा बंदा आपका रिस्पोंडेंट होगा, यानी ये तीसरा है, फिर इन दोनों को छोड़ के ये तीसरा है, फिर इन दोनों को छोड़ के ये तीसरा है। हर तीसरा नंबर, जो तीसरा जो इंटरवल है उसके बाद जो बंदा आएगा, रिस्पोंडेंट आएगा, वो आपका रिस्पोंडेंट होगा, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप ये जो 12 का डिज़ायर्ड सैंपल है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड का वर्ड निकला है स्ट्रेटा से, जिसमें आप इक्वली कोई ख़ास किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे लोगों को डिवाइड करके उसके बाद डाटा कलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अब वो डिवीज़न जेंडर की बुनियाद पे भी हो सकती है, मेल एंड फीमेल कर लिया, प्रोफेशन की बुनियाद पे भी हो सकती है कि ये ख़ास प्रोफेशन के लोग हैं, क्लास भी हो सकती है, अपर लोअर या मिडिल इनकम ग्रुप्स भी हो सकते हैं, एजुकेशन, यानी किसी भी पैरामीटर की बुनियाद पे आपने स्ट्रेटा में डिवाइड कर लिया और उसके बाद डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया, तो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है। और उसके बाद लास्ट है इसकी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में और बाकी सैम्पलिंग टाइप्स में ये फ़र्क है कि इसमें आप एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि बड़े लेवल्स के ऊपर बात करते हैं, क्लस्टर्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे पोलियो, फॉर एग्जांपल पोलियो की टीम से अगर वो डाटा कलेक्ट करेंगी तो वो क्लस्टर सैम्पलिंग करेंगी। तो वो किस तरह से करेंगी कि एक स्ट्रीट में गए, वहाँ से 10 हाउस होल्ड्स ले लिए, मतलब घर ले लिए, फिर रोड क्रॉस करके दूसरी स्ट्रीट पे गए, वहाँ से 10 हाउस होल्ड्स ले लिए, फिर दूसरे सोसाइटी में चले गए, वहाँ से 10 हाउस होल्ड्स ले लिए। तो यहाँ पर क्लस्टर का मतलब एक इंडिविजुअल नहीं होता। जैसे इससे पहले की एग्जांपल में अगर मैंने 12 का सैंपल कहा था तो 12 सैंपल का मतलब था 12 रिस्पोंडेंट्स। यहाँ पे 12 क्लस्टर का मतलब होगा 12 लोग नहीं बल्कि 12 किसी चीज़ के ग्रुप्स। वो घरों के ग्रुप्स भी हो सकते हैं, सिटीज़ भी हो सकते हैं, और डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। और ये क्लस्टर सैम्पलिंग में ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, इसलिए ये गवर्नमेंट के और बड़े बड़े जो इदारे होते हैं वो इस तरह की सैम्पलिंग को कंडक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम दूसरी टाइप देखेंगे। दूसरी टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इसमें रिस्पोंडेंट्स के पास इक्वल चांसेस नहीं होते हैं। रिसर्चर यहाँ अपनी मर्ज़ी, अपनी कन्वीनियंस, अपना पर्पस देख रहा होता है, तो यहाँ पर चीज़ें फिर बायस्ड भी होती हैं, यहाँ पर सब्जेक्टिविटी भी आती है, यानी रिसर्चर की अपनी मर्ज़ी है। ये क्वालिटेटिव में इस्तेमाल होता है और नॉन साइंटिफिक तरीक़ेकार है, क्योंकि इसमें आप कोई फार्मूला नहीं अप्लाई कर रहे, कोई सिस्टमेटिक मेथड नहीं है, बल्कि रिसर्चर अपनी मर्ज़ी और कन्वीनियंस देख रहा होता है। इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी में जो पहली टाइप है वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस में क्या होता है कि रिसर्चर कुछ लोगों से, जिनसे भी कम्स अक्रॉस, उनसे वो रिसर्चर अपना डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है।
जैसे मिसाल के तौर पे मेरा अगर कोई भी टॉपिक है किसी प्रोडक्ट के हवाले से है, तो मैं देखूंगी कि चलते फिरते मॉल्स में डिफरेंट जगह में मुझे जो भी लोग मिल गए मैं उनसे डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दूंगी। यानी कोई ख़ास पैरामीटर नहीं होगा। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें पैसा और टाइम कम लगता है, कि जिनको भी आप मिलते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप उनसे डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। और डीमेरिट्स ये होते हैं कि इसमें बायसनेस आ सकती है, ये एक अनसेटिस्फैक्ट्री मेथड है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और टाइप की, जो है जजमेंटल सैम्पलिंग। इस टाइप के अंदर जो रिसर्चर होता है वो ये देखता है कि उसकी रिसर्च के हवाले से कौन से लोग इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पे मिसाल है, फॉर एग्जांपल रिसर्चर वांट्स टू फाइंड आउट द इफेक्ट्स ऑफ रॉक म्यूज़िक। रिसर्चर रॉक म्यूज़िक के इफेक्ट्स देखना चाह रहा है, तो अब जो उसका सैंपल होगा उसमें वो सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करेगा जो कि रॉक म्यूज़िक सुनते हैं। तो ये उसके पर्पज़ के हिसाब से हो जाएंगे, इसलिए इसको पर्पज़िव या जजमेंटल सैम्पलिंग कहा जाता है। इसके बाद है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल उन टॉपिक्स के लिए इस्तेमाल होती है जो कि कंट्रोवर्शियल या कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स होते हैं। मिसाल के तौर पे रिसर्चर टेररिस्ट के ऊपर, स्मगलर्स के ऊपर, इसके अलावा प्रोस्टिट्यूट्स पे अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो स्नोबॉल होगी, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आप कनेक्शंस बनाते हुए आपका जो बॉल, जैसे स्नो बॉल होता है ना, वो उसमें आप बर्फ़ ऐड करते जाएं, स्नो ऐड करते जाएं तो वो बढ़ता जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी आप लिंक्स के थ्रू लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि कोई आकर खुद नहीं कहेगा कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ या फिर मैं स्मगलर हूँ या फिर मैं टेररिस्ट हूँ। तो लोगों से कनेक्शन बनाते हुए, लिंक बनाते हुए आप डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इसलिए इस तरह की सैम्पलिंग को स्नोबॉल सैम्पलिंग कहा जाता है। इसके बाद है कोटा सैम्पलिंग। इसको तो इतना ब्रीफ करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हर किसी ने नाम सुना हुआ होता है। आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जाते हैं, वहाँ डिफरेंट शहरों का कोटा होता है, तो ये उस तरह की सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग एरर्स की अगर बात करें तो इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जो सैम्पलिंग एरर है ये सैम्पल साइज़ पे डिपेंड करता है। यानी अगर छोटा सैम्पल साइज़ होगा तो जो रिज़ल्ट्स होंगे उसमें एरर्स ज़्यादा होंगे, और अगर बड़ा सैम्पल साइज़ होगा तो रिज़ल्ट्स में कम एरर के चांसेस होते हैं, क्योंकि छोटी चीज़ को आप फिर बिल्कुल बेसिक लेवल से ओवरऑल चीज़ें देख रहे होते हैं। और बड़ा सैम्पल होता है तो आपको ज़्यादा पॉपुलेशन मिल जाती है, ज़्यादा लोग मिल जाते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो जनरलाइज करने में आसानी होती है और एरर के चांसेस कम होते हैं। सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स। आई होप इट वाज क्लियर। इस तरह की मज़ीद रिसर्च रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।